आपको हम लोगों ने ये शेड्यूल जब हम सेंसस में बोलते हैं तो फॉर्म इज शेड्यूल इज नॉट डेट वाला शेड्यूल नहीं है। तो ये एनपीआर का शेड्यूल है 2010 का, ये भी आपको व्हाट्सएप किया। इसमें सिंपल जो है 14 क्वेश्चंस हैं, एकदम सिंपल, और वो 14 क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअल रेजिडेंट को जानने के लिए जरूरी है। और ये सिंपल क्वेश्चंस के अंदर जैसे नेम ऑफ पर्सन एज शुड अपीयर इन द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, relationship to the head of the family, sex, date of birth, marital status, education, qualification, occupation, activity, name of father, mother and spouse and full। तो सिंपल चीजें जो आपको किसी भी रेजिडेंट के लिए जरूरत है वो है इसके अंदर। अब 2020 की बात पे आ जाते हैं। आपको मैंने बताया कि एनपीआर का मकसद केवल और केवल सामान्य निवासी का डिटेल और लिस्ट बनाना है। 2020 का हमेशा सेंसस से पहले प्री टेस्ट होता है, जो कि फॉर्म दिया जाता है और वो फॉर्म लेकर के प्री टेस्ट होता है, जो कि जाकर के सर्वे किए जाते हैं। सितंबर में इसी वर्ष प्री टेस्ट हुआ है एनपीआर के लिए। 30 लाख सिटीजन्स, 30 लाख हमारे नागरिकों के लिए, 30 लाख रेजिडेंट्स कह लीजिए, उनसे जाकर के ये एनपीआर 30 लाख लोगों का टारगेट था कि जो टेस्ट ये होना था प्री टेस्ट। उसका जो प्री टेस्ट का फॉर्म है ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म है। सरकार की तरफ से अभी तक इसका खंडन नहीं आया कि ये प्री टेस्ट फॉर्म है। सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा है कि ये प्री टेस्ट फॉर्म नहीं है। सरकार ये कह रही है कि फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही है कि ये प्री टेस्ट नहीं है। तो प्री टेस्ट फॉर्म के अंदर जो बातें हैं ये सरकार की मंशा को बताता है, और इस फॉर्म के अंदर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो फर्क है, बुनियादी फर्क है, 3 चीजों की बुनियादी फर्क है। इफ फादर, मदर एंड स्पाउस आर नॉट एन्यूमरेटेड इन दिस हाउस होल्ड or not alive, write their names along with date of birth। अगर जो है उस घर में जो व्यक्ति है उसके साथ में उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो उसकी भी डिटेल इसमें मांगी जा रही है। ये एडिशन है। ये क्यों मांगी जा रही है? आपको तो जरूरत है सिर्फ जो वहां पर साधारण निवासी है उसका नाम और उसका पता और उसके बारे में डिटेल जानने के लिए। उसके फादर गांव में रहते हैं, मदर गांव में रहती है, या उसकी वाइफ कहीं पे रहती है, उसकी डिटेल यहां पर क्यों मांगी जा रही है? ये पहले तो नहीं था। और अब अगर जो है आप जो डेफिनेशन है यूजुअल रेजिडेंट की, जो मैंने आपको भी पढ़ करके सुनाया, जो यूनाइटेड नेशन से डिराइव करी गई है, तो उसके बाद में उसके अंदर तो जो है उसके पेरेंट्स कहां पे रह रहे हैं, उसकी वाइफ कहां पे रह रही है, उस चीज का इससे क्या मतलब है? दूसरा, इसके अंदर जो कहा गया है, place of birth of father and mother, if within India, write the name of the state and district. If outside India, write the name of the country and put inverted commas for district। यानी अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं कहीं पे तो उनकी डिटेल दी जाए, पैदा हुए, और अगर आपके पेरेंट्स हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुए हैं तो किस देश के अंदर पैदा हुए हैं उसके बारे में बताया जाए। मुझे बताएं कि यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में कहां पे लिखा हुआ है कि इस चीज को असरटेन करना है? कहां पर यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में यह कहा गया है कि इस चीज को? तो ये प्री टेस्ट के फॉर्म में भी क्यों आया? क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो ये इसके अंदर जो है यूजुअल रेजिडेंट के डेफिनेशन में जो जरूरत ही नहीं है वो इसमें डाला गया। अब इसमें मेरे जैसे व्यक्ति को एक दिक्कत है। अगर मेरे जैसे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके फादर और मदर का प्लेस ऑफ बर्थ बता दें, तो मेरे फादर और मदर दोनों पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और बहुत सारे लोग, और मेरे मदर से पूछा जाए वो तो मेरे मदर और फादर से भी पहले के पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो मैं उनके डिटेल्स कहां से लेकर के आऊंगा भाई? तो ये मेरे जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को के लिए दिक्कत होगी, और आगे आने वाले टाइम में इसकी क्या जरूरत है हमारे यूजुअल रेजिडेंट्स के साथ में लिंक करने की, हम लोगों की समझ से बाहर है।
फिर एक और बड़ा महत्वपूर्ण और हैरानी वाला है, और सीधे के सीधे हमारी प्राइवेसी राइट्स को ये इन्फ्रिंज करता है। वो पूछते हैं इफ अवेलेबल आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अब मुझे बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का, यूजुअल रेजिडेंट आधार नंबर का और आपके मोबाइल नंबर की क्या जरूरत है इसके लिए? और सुप्रीम कोर्ट के बार बार प्राइवेसी के लॉज के ऊपर उनके डिसीजंस आने के बाद में ये सरकार तो खुद सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है। और मैं सुन रहा था कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के या कुछ लोग चैनल्स में कह रहे थे अपने आप कि ये तो वॉलंटरी है। आपको फिर मैं वापस सुनाना चाहता हूं जो सबसे पहले मैंने बोला। इसके अंदर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है इफ अवेलेबल, यानी आप कहते हो नहीं तो इसका मतलब आपके पास नहीं है। अगर आप कहते हो कि आपके पास में आधार नंबर नहीं है, इसका मतलब आपके पास आधार नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है? इसमें वॉलंटरी नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है इफ अवेलेबल, अगर उपलब्ध है तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें नहीं देगा वो सीधे के सीधे उसके ऊपर लगेगा कांटा, और इसी के बेसिस के ऊपर, इसी के साथ में जो एनआरसी बनेगा उसमें से उसका नाम होगा बाहर। और ये गर्दन पे पिस्तौल रख करके ये पूरे के पूरे देश से मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपका जो है वोटर आई कार्ड नंबर, ये सारे के सारे, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इकट्ठा करने की इससे बड़ी प्रक्रिया क्या हो सकती है? इफ अवेलेबल का मतलब अगर उपलब्ध है, अगर आप कहते नहीं है तो इसका मतलब उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है नहीं आपके पास में। तो ये बड़ी सीधी सीधी एक साजिश है कि एनआरसी को एनपीआर के भेष में यह सरकार देश के अंदर पेश कर रही है, और मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में बताया है। कोई और स्पष्टीकरण आप इसके बारे में पूछना चाहें, कुछ और चीज अगर पूछना चाहें तो बेशक आप पूछ सकते हैं।